हेलो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आरपीएससी द्वारा दोस्तों आयोजित की जाने वाली आपकी दोस्तों जो ईओ और आरओ जो भर्ती परीक्षा दोस्तों 2025 है, आज भाई उसके लिए आज का ये मॉडल पेपर दोस्तों 12वां मॉडल पेपर आज आपके सामने लेकर आ चुका हूं। जी हां मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इससे पहले टोटल दोस्तों आपके 11 मॉडल पेपर दोस्तों कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है, जाकर दोस्तों जरूर देख लेना। प्रत्येक मॉडल पेपर दोस्तों एक ऑथेंटिक, यूनिक और एक जेन्युइन कंटेंट द्वारा दोस्तों तैयार किया गया। हर एक क्वेश्चन का दोस्तों 360 डिग्री के एंगल से दोस्तों फुल डिटेल सॉल्यूशन किया गया और सॉल्यूशन दोस्तों इस कदर से किया गया कि दोस्तों आपको क्वेश्चन के सॉल्यूशन में दोस्तों क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। मतलब दोस्तों डाउट नाम की चीज दोस्तों आपके अंदर भाई रहेगी नहीं। और मैं गारंटी दे रहा हूं दोस्तों, अगर आप दोस्तों हमारी इस ईओ आरओ मॉडल पेपर सीरीज को आपके एग्जाम तक कंटिन्यू देखते हो ना, तो आपकी दोस्तों अन्य विद्यार्थियों की तुलना में एक लेवल दोस्तों ऊपर की तैयारी होगी। आपकी एग्जाम में एक रामबाण, एक मील का पत्थर दोस्तों ये मॉडल पेपर साबित होंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट के। आज किस मॉडल पेपर का पहला प्रश्न दोस्तों क्या होगा, यहां पर देखिए दोस्तों बहुत ही बेहतरीन लेवल का प्रश्न है। क्वेश्चन का दोस्तों लेवल देखिए किस लेवल का दोस्तों क्वेश्चन है। यहां पर देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख दोस्तों शाकंभरी चौहानों के प्रारंभिक इतिहास का दोस्तों अच्छा स्रोत है। चीरवा का अभिलेख, बिजोलिया अभिलेख, गठियाला अभिलेख या दोस्तों मानमोरी का अभिलेख। शाकंभरी की तो चौहानों की दोस्तों बात हो रही है, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों उत्तर नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिजोलिया का अभिलेख। देखिए दोस्तों हम चारों अभिलेख की दोस्तों फुल डिटेल से दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है। बिजोलिया अभिलेख की दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं। आपको दोस्तों यह मालूम होना चाहिए कि बिजोलिया का अभिलेख दोस्तों चौहान राजवंश से संबंधित है। चौहान राजवंश से संबंधित है, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों नोट करना, इसी बिजोलिया अभिलेख में दोस्तों चौहानों को दोस्तों वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है। वत्स गोत्रीय ब्राह्मण दोस्तों कहा गया है। अगर आपको पूछ ले कि किस अभिलेख में दोस्तों चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है, तो बिजोलिया अभिलेख में। ठीक है, इसके अलावा 3 नंबर पे दोस्तों नोट लगा रखना, अगर आपको पूछ ले कि किस अभिलेख के अनुसार जो चौहानों का दोस्तों संस्थापक है वासुदेव चौहान, वासुदेव चौहान चौहान राजवंश का संस्थापक है। इसने दोस्तों जयपुर में जो सांबर झील है, सांबर जो दोस्तों झील है, इसका निर्माण किया था। मतलब दोस्तों सांबर झील का निर्माण किसने किया, वासुदेव चौहान ने किया। किस अभिलेख के अनुसार किया, तो बिजोलिया अभिलेख के अनुसार किया। अगर आपको दोस्तों क्वेश्चन ये पूछ ले 4 नंबर दोस्तों लगा के लिखना कि बिजोलिया अभिलेख के अनुसार अजमेर का कौन सा शासक था जिसने दोस्तों अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया था। मतलब दोस्तों दिल्ली को अपनी दोस्तों राजधानी बनाया था। अगर आपको क्वेश्चन ये पूछ ले तो दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ, यहां पे नोट करना, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ ने दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ ने दोस्तों अपनी राजधानी किसे बनाया था, दिल्ली को बनाया था। दोस्तों इस बात का ध्यान रखना, मतलब दिल्ली पर आक्रमण करने वाला चौहान राजवंश का शासक कौन है, विग्रहराज चतुर्थ, बिजोलिया अभिलेख के अनुसार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा दोस्तों आपको आंसर करना है। अब दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया है कि बिजोलिया अभिलेख का दोस्तों उत्कीर्ण है वो दोस्तों किस चौहान शासक के समय किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पे नोट करना, सोमेश्वर चौहान शासक के समय, सोमेश्वर चौहान शासक के समय दोस्तों बिजोलिया अभिलेख उत्कीर्ण किया गया। कब किया गया, तो 1170 ईस्वी में। डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, बिजोलिया अभिलेख 1170 ईस्वी का है। सोमेश्वर चौहान शासक के समय दोस्तों ये उत्कीर्ण किया गया था। सोमेश्वर चौहान शासक कौन है, तो दोस्तों ये अजमेर का शासक जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय था ना, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, इसके पिता का दोस्तों नाम है दोस्तों सोमेश्वर चौहान। इसके पिता का नाम है सोमेश्वर चौहान। इसके समय 1170 ईस्वी में बिजोलिया अभिलेख उत्कीर्ण किया गया। आपको जैसा क्वेश्चन पूछे दोस्तों वैसा आपको आंसर करना है। मुझे लगता है दोस्तों आपको एकदम पूरा कंसेप्ट है वो दोस्तों क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों मैं बात कर लेता हूं थोड़ी सी चीरवा अभिलेख की। चीरवा अभिलेख के बारे में दोस्तों मैं बात करूं तो ये 1273 ईस्वी का है दोस्तों चीरवा अभिलेख। इस बात का ध्यान रखना, और गुहिल राजवंश से संबंधित है। कौन से राजवंश से संबंधित है, गुहिल राजवंश से दोस्तों संबंधित है। और दोस्तों इसका शिल्पी अगर आपको पूछे कि इसका शिल्पी कौन है, तो शिल्पी है दोस्तों देहलन। इसका शिल्पी कौन है, देहलन। और इसका प्रशस्तिकार पूछे, प्रशस्तिकार कौन है चीरवा अभिलेख का, तो दोस्तों यहाँ पे नोट करना, रतन पर्व सूरी, रतन पर्व सूरी दोस्तों इसका प्रशस्तिकार है। इस बात का भी दोस्तों ध्यान रखना, आपको जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा आंसर करना है। मैं बात कर लेता हूं दोस्तों गठियाला अभिलेख की। तो गठियाला अभिलेख दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। गुर्जर प्रतिहार काल से संबंधित है दोस्तों, मतलब गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित है। और ये दोस्तों 861 ईस्वी का है, जोधपुर से प्राप्त हुआ है। कहां से दोस्तों, जोधपुर का है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे नोट करना, ये 4 अभिलेख ही है। यहाँ पे नोट करना भाई, 4 अभिलेख ये लेखों का दोस्तों ये समूह है, लेखों का
समूह है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। गठियाला अभिलेख कितने अभिलेखीय लेखों का समूह है? 4 अभिलेखीय लेखों का समूह है। इसी गठियाला अभिलेख के अनुसार दोस्तों जो गुर्जर प्रतिहार शासक है नागभट्ट प्रथम, यहां पे नोट करना भाई, नागभट्ट प्रथम दोस्तों अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित करता है। मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित करता है किस अभिलेख के अनुसार? गठियाला अभिलेख के अनुसार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी गठियाला अभिलेख में दोस्तों मग जाति के ब्राह्मणों का उल्लेख किया गया है। मग जाति के ब्राह्मणों का दोस्तों उल्लेख किया गया है इसी अभिलेख के अनुसार। ये एग्जाम में क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है। मानमोरी अभिलेख की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो मानमोरी अभिलेख दोस्तों यहां पे नोट करना, ये दोस्तों चित्तौड़ के प्रारंभिक इतिहास पर प्रकाश डालता है। चित्तौड़ के प्रारंभिक इतिहास पर प्रकाश डालने वाला अभिलेख दोस्तों कौन सा है? मानमोरी का अभिलेख है। और दोस्तों इसी मानमोरी अभिलेख को दोस्तों कर्नल टोड ने दोस्तों जब ये इंग्लैंड जा रहा था तो दोस्तों इसे समुद्र में फेंक दिया था, क्योंकि दोस्तों इसका वजन बहुत था दोस्तों। मानमोरी अभिलेख को ये साथ ले जा रहा था कर्नल टोड इंग्लैंड जाते समय, लेकिन इसमें वजन होने के कारण दोस्तों नाव में क्या बढ़ गया? बार बढ़ गया और दोस्तों इसे समुद्र में फेंकना पड़ा। तो इसी मानमोरी अभिलेख को दोस्तों फेंका था, इस बात का ध्यान रखना। बाकी दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? उत्तर नंबर 2 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिजोलिया अभिलेख। और दोस्तों बिजोलिया अभिलेख के बारे में मैंने आपको पूरी डिटेल बता दी है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। उत्तर नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुझे लगता है आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों कितना बेहतरीन प्रश्न है। मध्यकालीन मारवाड़ में दोस्तों शासक मतलब दोस्तों राजा के बाद है। राजा के बाद जो सर्वोच्च अधिकारी होता था वो कौन होता था? दीवान, प्रधान, अमात्य दोस्तों मुसाहिब। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों उत्तर नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, प्रधान होता था। और दोस्तों दीवान क्या होता था? दीवान दोस्तों जहां पर प्रधान नहीं होते थे वहां पर दीवान काम करता था, इस बात का ध्यान रखना। और दीवान दोस्तों अर्थ विभाग का अध्यक्ष होता था, इस बात का आपको मालूम होना चाहिए। रियासत में जो अर्थ विभाग होता था उसका अध्यक्ष कौन होता था? तो वो दीवान होता था, इस बात का दोस्तों मालूम होना चाहिए। ठीक है, मैं बात कर लेता हूं मुसाहिब की। तो दोस्तों जो रियासत होती थी तो रियासत का जो प्रधानमंत्री होता था ना, प्रधानमंत्री, रियासत के प्रधानमंत्री को दोस्तों क्या कहते थे? मुसाहिब कहते थे, इस बात का मालूम होना चाहिए आपको। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि रियासत के प्रधानमंत्री को क्या कहते थे? मुसाहिब कहते थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा आपको आंसर करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दोस्तों आपकी ईओ और आरओ भर्ती परीक्षा से संबंधित दोस्तों टेस्ट सीरीज का शेड्यूल है। टोटल दोस्तों ईओ आरओ से संबंधित टोटल 21 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपकी दोस्तों रहने वाली है विथ पीडीएफ। दोस्तों ये टेस्ट सीरीज रहेंगी। अनलिमिटेड अटेम्प्ट दोस्तों रहेगा। आपको करना है क्या है दोस्तों? Q50 जीके क्लासेज के नाम से, यहाँ पे दोस्तों नोट करना, Q50 जीके क्लासेज के नाम से गूगल प्ले स्टोर से दोस्तों ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। या दोस्तों इस एप्लीकेशन का जो लिंक है वो दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों दिया गया है, आप वहां से दोस्तों डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। या इस नंबर पे दोस्तों व्हाट्सअप करके भी अपना ये जो लिंक है वो दोस्तों आप मंगवा सकते हो। ठीक है, इसमें दोस्तों आपको क्या क्या मिलने वाला है? बिल्कुल दोस्तों अपडेट सिलेबस आपको मिलेगा, क्योंकि दोस्तों पिछली बार से लेकर आपकी बार बहुत सारे चेंजेज हो चुके हैं, योजनाओं के नाम, डेटा चेंजेज हो चुके हैं। तो पूरा जनवरी 2025 तक का लेटेस्ट कंटेंट दोस्तों यहां पर आपको मिलने वाला है। इसके अलावा देखिए दोस्तों प्रत्येक टेस्ट में 120% रहेंगे, मतलब दोस्तों पार्ट ए और पार्ट बी जो आपका, इसमें दोनों पार्ट दोस्तों कवर किए गए, कहीं आपको अलग से पार्ट बी के लिए परचेज नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, फुल डिटेल दोस्तों इसमें सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि हमारी टीम दोस्तों प्रॉपर रूप से ईओ आरओ भर्ती परीक्षा 2025 पर दोस्तों काम कर रही है। हमने हर एक क्वेश्चन, हर एक टॉपिक पर दोस्तों काम किया, और मैं गारंटी दे रहा हूं 80 से 90% तक का कंटेंट दोस्तों हूबहू हमारी इस टेस्ट सीरीज से दोस्तों छपेगा। अभी दोस्तों कल जो लाइब्रेरियन का पेपर हुआ था उसमें दोस्तों 100% की बात कर रहा हूं दोस्तों मैं, 100% की। जिस विद्यार्थी ने हमारी जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है 100% ईओ आरओ के जो राजस्थान जीके हमने दिया है उससे दोस्तों हूबहू क्वेश्चन दोस्तों पूछे गए। हालांकि हमने लाइब्रेरियन के लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च नहीं की थी, लेकिन इस टेस्ट सीरीज से राजस्थान जीके हूबहू दोस्तों लाइब्रेरियन में पूछा गया। ये गारंटी हमारी, जिस विद्यार्थी ने ज्वाइन कर रखी है उसको दोस्तों मालूम होगा। कमेंट करके जरूर बताना। अनलिमिटेड अटेम्प्ट दोस्तों आपको मिलेंगे विद पीडीएफ दोस्तों टेस्ट सीरीज रहने वाले हैं। बाकी दोस्तों आपको कोई भी डाउट रहे इस नंबर पे आप कॉल करके दोस्तों पूछ सकते हो। टेस्ट सीरीज की प्राइस क्या रहने वाले हैं यहां पर देखिए दोस्तों 299 प्लस आपका 10-15 रुपए जीएसटी चार्ज लगेगा। टोटल दोस्तों 317 रुपए पे करके आप ये टेस्ट सीरीज दोस्तों ज्वाइन कर सकते हैं। रामबाण ब्रह्मास्त्र कंटेंट दोस्तों इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। जी हां मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आते हैं दोस्तों फिर से हमारे क्वेश्चन पर। यहां पर देखिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहां पर क्वेश्चन का लेवल देखिए दोस्तों कितना बेहतरीन लेवल है दोस्तों। क्या बोल रहा है? राजस्थान के निम्नलिखित युद्धों पर दोस्तों विचार कीजिए
और दोस्तों इनका युद्धों का सही कालानुक्रम दोस्तों हमको देखना है। देखिए, गिंगोली का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध, मतेरे की राड़ और दोस्तों दत्तानी का युद्ध, ये दोस्तों क्या क्या और दोस्तों कब कब हुआ है ना, इनके बारे में दोस्तों चारों युद्धों के बारे में हम दोस्तों फुल डिटेल दोस्तों सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम इनकी डेट देख लेते हैं। गिंगोली का युद्ध दोस्तों हुआ था दोस्तों, ये हुआ था दोस्तों, यहां पे नोट करना 1807 ईस्वी में। 1800 दोस्तों यहाँ पे नोट करना भाई, 1807 ईस्वी में दोस्तों गिंगोली का युद्ध हुआ था। जो मेवाड़ के महाराणा जो भीम सिंह थे ना, उनकी राजकुमारी कृष्णा कुमारी को लेकर दोस्तों ये युद्ध हुआ था। सारंगपुर का युद्ध दोस्तों ये हुआ था 1437 ईस्वी में। ठीक है, मतेरे की राड़ की दोस्तों मैं बात करूं तो मतेरे की राड़ का युद्ध हुआ था 1644 ईस्वी में। और दोस्तों इसके अलावा दत्तानी के युद्ध की दोस्तों मैं बात करूं तो दत्तानी का युद्ध दोस्तों हुआ था 1583 ईस्वी में। इस प्रकार दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले युद्ध हुआ दोस्तों, यहाँ पे नोट करना 1437 का। ठीक है, सबसे पहले ये हुआ, उसके बाद में दोस्तों युद्ध हुआ 1583, उसके बाद में दोस्तों युद्ध हुआ 1644 और दोस्तों फिर लास्ट में सबसे 1807 ईस्वी। ये दोस्तों इनका कालानुक्रम हो जाएगा। उत्तर नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, थोड़ी सी हम डिटेल में चर्चा कर लेते हैं, आपकी एग्जाम के पॉइंट से बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों सारंगपुर के युद्ध की। सारंगपुर का युद्ध दोस्तों 1437 ईस्वी में हुआ था भाई, 1437 ईस्वी में दोस्तों। और राणा कुंभा, यहां पे नोट करना, राणा कुंभा और दोस्तों मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी के मध्य दोस्तों ये युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में दोस्तों विजय किसकी हुई थी? राणा कुंभा की हुई थी। और इस सारंगपुर के युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में दोस्तों राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में दोस्तों, यहां पे नोट करना, चित्तौड़गढ़ में दोस्तों 9 मंजिले दोस्तों विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। जो चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ है वो इसी युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में दोस्तों इसका निर्माण करवाया गया है। ठीक है, ये बात दोस्तों आपको मालूम होनी चाहिए। इसके अलावा देखिए दोस्तों, मैं बात करता हूं दोस्तों, यहां पर नोट करना गिंगोली के युद्ध की। किसके युद्ध की बात करता हूं? गिंगोली के युद्ध की दोस्तों अगर मैं बात करूं, यहां पर दोस्तों ये युद्ध हुआ था 1807 ईस्वी को दोस्तों। और यहां पर इस युद्ध का प्रमुख कारण दोस्तों क्या था? जो मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह थे, मेवाड़ के महाराणा दोस्तों जो भीम सिंह थे, इसकी पुत्री थी दोस्तों, उसका नाम था कृष्णा कुमारी। अरे कृष्णा कुमारी विवाद के बारे में नहीं पढ़ा गया मेवाड़ में? बहुत बार मैंने आपको बताया था। जो कृष्णा कुमारी थी दोस्तों, इसके विवाह को लेकर दोस्तों ये युद्ध हुआ था, गिंगोली का युद्ध। और किस किस के मध्य हुआ था? तो कृष्णा कुमारी के विवाह को लेकर दोस्तों ये युद्ध हुआ जयपुर के दोस्तों, जयपुर के महाराजा दोस्तों, यहाँ पे नोट करना जगत सिंह द्वितीय और दोस्तों ये युद्ध हुआ जोधपुर के शासक, मारवाड़ या जोधपुर के शासक दोस्तों मान सिंह राठौड़ के मध्य दोस्तों ये युद्ध हुआ था। और इसमें विजय हुई थी दोस्तों जयपुर की। ठीक है, तो जगत सिंह द्वितीय और मान सिंह राठौड़ के मध्य ये युद्ध हुआ। मेवाड़ के शासक भीम सिंह की पुत्री दोस्तों कृष्णा कुमारी के विवाह को लेकर ये युद्ध हुआ था। ठीक है, इतना कंसेप्ट आपका दोस्तों बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। अब दोस्तों देखिए, मैं बात कर लेता हूं मतीरे की राड़ की। भाई एक तरबूज पर दोस्तों ये युद्ध हुआ था। ठीक है ना, ये युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों 1644 ईस्वी को दोस्तों ये युद्ध हुआ मतीरे की राड़। किस किस के मध्य? बीकानेर और नागौर की सेनाओं के मध्य। मतलब दोस्तों बीकानेर के शासक करण सिंह के मध्य और नागौर के शासक अमर सिंह के मध्य दोस्तों ये युद्ध हुआ था। ठीक है, और दोस्तों इसमें जीत किसकी हुई थी? तो बीकानेर की हुई थी। मतलब बीकानेर के करण सिंह की दोस्तों इसमें जीत हुई थी। ठीक है, इतना दोस्तों आपको मालूम रखना है। देखिए दोस्तों, मैं जो बताऊंगा ना हूबहू दोस्तों आपकी एग्जाम में दोस्तों पूछा जाएगा। और बिल्कुल दोस्तों ऐसा कंटेंट शायद ही आपको कहीं दोस्तों यूट्यूब पर देखने के लिए मिलेगा। इतना बेहतरीन कंटेंट है जो दोस्तों आपकी एग्जाम में एक मील का पत्थर दोस्तों साबित होगा। ये गारंटी दे रहा हूं मैं आपको। देखिए दत्तानी के युद्ध की दोस्तों मैं बात करूं, दत्तानी का युद्ध दोस्तों कब हुआ था? तो 1583 ईस्वी को दोस्तों दत्तानी का युद्ध हुआ था। किस किस के मध्य? ये दोस्तों ये युद्ध हुआ था सिरोही का दोस्तों। सिरोही का जो चौहान शासक था दोस्तों, उसका नाम क्या था दोस्तों? सुल्तान देवड़ा के मध्य और दोस्तों अकबर के मध्य, है ना। सुल्तान देवड़ा और अकबर के मध्य दोस्तों ये युद्ध हुआ था। और इसमें खास बात यह है कि इसमें दोस्तों अकबर की सेना को दोस्तों हरा दिया था। क्या? अकबर की सेना को इस सुल्तान देवड़ा ने दोस्तों हरा दिया था। इसलिए ये युद्ध दोस्तों इंपॉर्टेंट बनता है। 1583 इसको दोस्तों दत्तानी का युद्ध दोस्तों लड़ा गया था। ठीक है, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? उत्तर नंबर 2 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले दोस्तों आपका युद्ध आता है दोस्तों, यहाँ पे नोट करना दोस्तों कौन सा आता है? सारंगपुर का युद्ध 1437 ईस्वी सारंगपुर का युद्ध आ जाएगा। उसके बाद में दोस्तों दत्तानी का युद्ध आ जाएगा 1583 ईस्वी। और दोस्तों फिर आ जाएगा आपका मतीरी की राड़ 1644 ईस्वी। फिर आ जाएगा
रहेगा गिंगोली का युद्ध 1807 ईस्वी। आपको दोस्तों जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा दोस्तों आपको आंसर करना है, ठीक है। अगर आपको पूछ ले मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की पुत्री को लेकर कौन सा युद्ध हुआ था, भीम सिंह की पुत्री कृष्णा कुमारी के विवाह को लेकर, तो दोस्तों आपको करना है गिंगोली का युद्ध। ये क्वेश्चन एग्जाम में भाई पूछा गया है, ठीक है। तो जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा आपको आंसर करना है। यहां पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ही बेहतरीन लेवल का प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने मुगल बादशाह के खिलाफ विद्रोह किया? किस राजपूत शासक ने दोस्तों मुगल बादशाह के खिलाफ विद्रोह किया था? बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह, मारवाड़ के महाराजा जसवंत सिंह, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह, या दोस्तों आमेर के महाराजा बिशन सिंह। हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए मेवाड़ के महाराणा राज सिंह दोस्तों प्रथम की बात हो रही है, राज सिंह प्रथम की बात हो रही है। इसके समय दोस्तों मुगल बादशाह कौन था? तो ये बात हो रही है औरंगजेब की, औरंगजेब की दोस्तों ये बात हो रही है। यहाँ पे नोट करना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये औरंगजेब की बात हो रही है। और दोस्तों ये युद्ध दोस्तों किस किस के मध्य हुआ था? औरंगजेब और मेवाड़ के शासक दोस्तों राज सिंह प्रथम के मध्य ये युद्ध हुआ। किसको लेकर दोस्तों? तो चारुमती के विवाह को लेकर। ये युद्ध भी दोस्तों विवाह को लेकर ही हुआ था भाई, चारुमती के विवाह को लेकर दोस्तों ये युद्ध हुआ था दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि चारुमती प्यार करती थी किससे? राज सिंह प्रथम से, और इससे शादी कौन करना चाहता था? औरंगजेब। तो ये युद्ध दोस्तों ये हुआ, ठीक है। इस युद्ध में दोस्तों खास बात यह है कि दोस्तों ये जब युद्ध हुआ तो दोस्तों इसका एक सामंत था, कहां का? सलूम्बर का सामंत था रतन सिंह चुंडावत। रतन सिंह चुंडावत की दोस्तों मैं बात कर रहा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। रतन सिंह चुंडावत, इसकी दोस्तों शादी हुई थी, तो दोस्तों इसकी नवविवाहिता पत्नी का नाम था सहल कंवर। क्या दोस्तों, क्या नाम था? सहल कंवर दोस्तों। भाई ये युद्ध हुआ तो दोस्तों राणा ने दोस्तों इसको आदेश दिया अपने सामंत रतन सिंह चुंडावत को कि आप जाओ युद्ध में। तो ये दोस्तों जब युद्ध में जा रहा था तो इसे नई नई शादी हुई थी, पत्नी की याद सता रही थी। तो पत्नी की याद सताने के कारण दोस्तों सहल कंवर ने अपना सिर काट कर दोस्तों इसे निशाने के तौर पर दे दिया था। और इतिहास में दोस्तों सहल कंवर दोस्तों हाड़ी रानी के नाम से दोस्तों क्या हुई थी? प्रसिद्ध हुई थी दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। ऐसी महान दोस्तों महिलाओं के नाम दोस्तों आपको राजस्थान के इतिहास में देखने के लिए मिलते हैं। तो दोस्तों अगर आपको पूछ ले कि मेवाड़ के इतिहास में दोस्तों हाड़ी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो सहल कंवर प्रसिद्ध है। किसकी पत्नी थी? तो दोस्तों महाराणा राज सिंह प्रथम के सामंत रतन सिंह चुंडावत की दोस्तों पत्नी थी। रतन सिंह चुंडावत सुलंबुर का सामंत था। कहां का? सलूम्बर का सामंत था दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा आपको आंसर करना है। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 3 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। लाटा या दोस्तों लाटाई क्या था? भू राजस्व व्यवस्था जिसमें भुगतान नगद होता था, भू राजस्व व्यवस्था जिसमें भुगतान फसल के रूप में होता था, या दोस्तों राज्य द्वारा ली जाने वाली एक प्रकार की बेगार थी, या सामंत द्वारा अधिरोपित एक प्रकार का उपकर था। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? उत्तर नंबर 2 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भू राजस्व व्यवस्था थी जिसमें भुगतान दोस्तों फसल के रूप में होता था भाई। किसके रूप में? फसल के रूप में होता था। और दोस्तों अगर आपको पूछ ले बिचौलिया किसान आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था, तो प्रमुख कारणों में एक कारण दोस्तों लाटा कूटा पद्धति भी थी। लाटा कूटा पद्धति, यही पद्धति थी दोस्तों, है ना। ये एक बिचौलिया किसान आंदोलन का प्रमुख कारण था, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर आपको पूछ ले लाटा या दोस्तों लाटाई क्या था, तो ये फसल के रूप में दोस्तों जो कर होता था, है ना, भू राजस्व व्यवस्था थी, ये होती थी लाटा, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, उत्तर नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। यहां पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही गजब का प्रश्न है भाई, फुल डिटेल सॉल्यूशन करेंगे हम। क्या बोल रहा है दोस्तों, यहां पे नोट करना। क्वेश्चन नंबर 128, निम्नलिखित में से किस जेल में दोस्तों प्रताप सिंह बारहट की दोस्तों मृत्यु हुई थी? क्यों हुई थी और किस कारण दोस्तों इसको जेल में डाल दिया गया था, है ना। और दोस्तों देखिए हमारे इससे संबंधित जितने भी फैक्ट है वो पूरे आपके सामने भाई मैं रखूंगा। बनारस, बरेली, अंडमान या निमाज, किस जेल में इसकी मृत्यु हुई थी? तो बरेली जेल में दोस्तों इसकी मृत्यु हुई थी। जेल में ही दोस्तों इसकी मृत्यु हो गई थी। प्रताप सिंह बारहट, राजस्थान का प्रसिद्ध क्रांतिकारी के रूप में दोस्तों जाना जाता है प्रताप सिंह बारहट को। देखिए दोस्तों मैं बात करता हूं बनारस षड्यंत्र के कारण। बनारस यहां पे नोट करना, बनारस दोस्तों जो षड्यंत्र था, षड्यंत्र में दोस्तों इसको गिरफ्तार किया गया दोस्तों प्रताप सिंह बारहट को। प्रताप सिंह बारहट कौन था? तो केसरी सिंह बारहट का पुत्र था दोस्तों, केसरी सिंह बारहट का पुत्र था, केसरी सिंह बारहट का दोस्तों पुत्र था दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। प्रताप सिंह बारहट, इसका जन्म दोस्तों कहां पर हुआ था? तो दोस्तों शाहपुरा भीलवाड़ा में इनका जन्म हुआ था। और इनकी कर्म भूमि दोस्तों क्या थी? कर्म भूमि इनकी अगर पूछ ले, कर्म भूमि पूछ ले तो कोटा थी, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। जन्म पूछे शाहपुरा भीलवाड़ा और क्रम भूमि पूछे तो दोस्तों इनका कोटा थी। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। अब दोस्तों बात कर लेते हैं प्रताप सिंह बारहट की। तो प्रताप सिंह बारहट को बनारस षड्यंत्र में दोस्तों गिरफ्तार किया गया था। और दोस्तों जेल में किस अंग्रेज अधिकारी ने दोस्तों इस पर कठोर यातनाओं के कारण दोस्तों इसकी मृत्यु हो गई थी, है ना। किस अंग्रेज अधिकारी ने दोस्तों इसको कठोर यातनाएं दी थी? तो चार्ल्स क्लीवलैंड का नाम आता है, चार्ल्स
क्लीवलैंड, चार्ल्स अंग्रेज अधिकारी चार्ल्स क्लीवलैंड की कठोर यातनाओं के कारण दोस्तों इसकी दोस्तों यहाँ पे नोट करना, बड़ा गजब का प्रश्न है भाई, है ना, बहुत ही शानदार प्रश्न है हमारे दोस्तों। देखिए इसकी मृत्यु कब हुई थी, इसकी मृत्यु दोस्तों अगर आपको पूछ लेना तो इसकी मृत्यु दोस्तों 27 मई, यहाँ पे नोट करना दोस्तों, 27 मई 1918 को, 27 मई 1918 को 22 वर्ष की उम्र में दोस्तों, 22 वर्ष की उम्र में दोस्तों इसकी मृत्यु हो गई थी। मतलब दोस्तों अंग्रेज अधिकारी चार्ल्स क्लीवलैंड की कठोर यातनाओं के कारण दोस्तों बरेली जेल में ही दोस्तों 27 मई 1918 को दोस्तों 22 वर्ष की उम्र में प्रताप सिंह बारट की दोस्तों मृत्यु हो गई थी। और दोस्तों इसे राज उगलवाने के लिए दोस्तों चार्ल्स क्लीवलैंड ने पता है इससे क्या कहा था कि तेरी माता तेरे लिए बहुत रोती है, तेरी माँ तेरे लिए बहुत रोती है। तो प्रताप सिंह बारट ने कहा था कि मेरी माँ को आंसू पूछने के लिए मैं हजारों माताओं की आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता। ये कथन किसका है, प्रताप सिंह बारट का है। जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा आपको आंसर करना है, ठीक है। अगर दोस्तों आपको क्वेश्चन ये पूछ ले कि दोस्तों इसके पिता जो केसरी सिंह बारट थे, केसरी सिंह बारट थे, इसको किस जेल में दोस्तों रखा गया था, तो इसको रखा गया था दोस्तों हजारीबाग जेल में। केसरी सिंह बारट को हजारीबाग जेल में रखा गया था। और अर्जुन लाल सेठी को, जो जयपुर के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे, अर्जुन लाल सेठी को दोस्तों किस जेल में रखा गया था, तो दोस्तों इसको बेलूर जेल में रखा गया था, बेलूर जेल में रखा गया था। तो आपको जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा आपको आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा, ये इंडिया लेवल का क्वेश्चन है। आगे देखिए दोस्तों, मैं बात कर लेता हूं दोस्तों स्वतंत्रता सेनानी धर्मचंद सुराणा की दोस्तों किस प्रजामंडल से संबंधित थे, जयपुर, सिरोही, डूंगरपुर या दोस्तों बांसवाड़ा। हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उत्तर नंबर 2 दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सिरोही प्रजामंडल से संबंधित थे धर्मचंद सुराणा, ठीक है। किस प्रजामंडल से, सिरोही प्रजामंडल। सिरोही प्रजामंडल का गठन दोस्तों 2 चरणों में हुआ था, है ना। कब कब हुआ था दोस्तों, एक तो हुआ था दोस्तों 1934 में, एक हुआ था दोस्तों 1939 में, ठीक है। 1934 में दोस्तों किसने किया था, तो वर्दी शंकर त्रिवेदी ने किया था, वर्दी शंकर त्रिवेदी ने दोस्तों इसका गठन किया था। और दोस्तों इसका गठन कब किया गया था, तो बंबई में दोस्तों इसका गठन किया गया। इस बात का ध्यान रखना, राज्य के बाहर बंबई में 1934 में सिरोही प्रजामंडल का गठन किया गया। अगर आपको पूछ ले सिरोही प्रजामंडल का गठन कितने चरणों में किया गया, तो 2 चरणों में किया गया था। पहली बार 1934 में, दूसरी बार 1939 में। 1939 में दोस्तों किसने किया था, तो गोकुल भाई भट्ट ने, गोकुल भाई भट्ट ने कहते हैं, जिसे राजस्थान का गांधी कहते हैं, गोकुल भाई भट्ट ने दोस्तों 1939 में सिरोही प्रजामंडल का गठन किया गया था। और धर्मचंद सुराणा, इसके अलावा दोस्तों यहां पे नोट करना रामेश्वर दयाल, रामेश्वर दयाल दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों यहां पे नोट करना घासीलाल चौधरी, घासीलाल चौधरी, है ना, घासीलाल चौधरी और पूनम चंद, पूनम चंद का संबंध दोस्तों सिरोही प्रजामंडल से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। पूनम चंद, रामेश्वर दयाल, घासीलाल चौधरी और धर्मचंद सुराणा का संबंध किस प्रजामंडल से है, तो सिरोही प्रजामंडल से। 2 बार इसका गठन किया गया, 1934 1939, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, मैं बात कर लेता हूं यहां पर जयपुर प्रजामंडल की। तो जयपुर प्रजामंडल का गठन भी 2 चरणों में दोस्तों किया गया था, मतलब 2 बार किया गया था। एक तो 1931 को किया गया, एक दोस्तों 1936 को किया गया। 1931 को जमनालाल बजाज ने किया था, जमनालाल बजाज ने दोस्तों 1931 को जयपुर प्रजामंडल का गठन किया। और 1936 को दोस्तों कर्पूर चंद पाटनी ने दोस्तों इसका गठन किया था 1936 में, है ना, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं डूंगरपुर प्रजामंडल की, तो डूंगरपुर प्रजामंडल का गठन 1944 में दोस्तों भोगीलाल पांड्या ने किया था, भोगीलाल पांड्या ने दोस्तों डूंगरपुर प्रजामंडल का गठन किया गया था 1944 में, ठीक है। अगर दोस्तों आपको क्वेश्चन ये पूछ ले कि शिवलाल कोटिया, यहां पे नोट करना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, शिवलाल कोटड़िया, शिवलाल कोटड़िया, कोटड़िया, शिवलाल कोटड़िया और दोस्तों गौरी शंकर उपाध्याय, गौरी शंकर उपाध्याय का संबंध दोस्तों, गौरी शंकर उपाध्याय का संबंध किस प्रजामंडल से है, तो डूंगरपुर प्रजामंडल से। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। शिवलाल कोटड़िया और दोस्तों गौरीशंकर उपाध्याय का संबंध किस प्रजामंडल से है, डूंगरपुर प्रजामंडल से। मैं बात कर लेता हूं दोस्तों बांसवाड़ा प्रजामंडल की। बांसवाड़ा प्रजामंडल का गठन 1945 में दोस्तों किसने किया था, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका गठन दोस्तों भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने किया था, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने दोस्तों बांसवाड़ा प्रजामंडल का गठन किया था विनोद चंद्र कोठारी की अध्यक्षता में, विनोद चंद्र कोठारी की अध्यक्षता में दोस्तों इसका गठन किया गया था। जी हां बिल्कुल दोस्तों, टोटल 21 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दोस्तों आपकी रहने वाली है, अनलिमिटेड अटेम्प्ट है, पूरा लेटेस्ट कंटेंट आपको मिलने वाला है। पार्ट ए पार्ट बी दोस्तों दोनों इसमें दोस्तों कवर किए गए। और दोस्तों एक खास बात बता देता हूं, इसमें 80 से 90% तक का कंटेंट आपकी एग्जाम में खूब दोस्तों देखने के लिए मिलेगा। इतना बेहतरीन कंटेंट दोस्तों, डेमो हमारे फ्री है, डेमो जरूर देखना। ऐप का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों दिया गया है, Q50 जीके क्लासेस के नाम से, Q50 जीके
क्लास एज के नाम से आपको गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करना है, या दोस्तों डायरेक्ट आप ऐप का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिया गया वहां से भी आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूँ। क्वेश्चन का लेवल देखिए कितना बेहतरीन लेवल है। क्या बोल रहा है दोस्तों, सुमिलित कीजिए। 131% है दोस्तों। एक तरफ समाचार पत्र दे रखा है और एक तरफ संपादक दे रखा है। राजस्थान पत्रिका के संपादक दोस्तों कौन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। राजस्थान पत्रिका के संपादक है ना, तो दोस्तों ये लक्ष्मण सिंह है। लक्ष्मण सिंह कहीं दिख रहे हैं, बक्सी लक्ष्मण सिंह, पूरा नाम लिख दिया भाई। ठीक है, तो 1 में 4 आ जाएगा। 1 में 4 इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, 2 में है भाई। ठीक है, 1 में 4। आगे देखिए राजस्थान समाचार पत्र के संपादक कौन है, तो समर्थदान है। समर्थदान ये रहा, तो बी में 1 आ जाएगा। बी में 1, तो दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 1 में 4 बी में 1। सॉरी इसमें भी है दोस्तों 4, यहाँ पर देखिए बी में 1। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 3 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपको इतना सब मिलाना है। ठीक है, सर्वहित की मैं दोस्तों बात करूं तो सर्वहित रामप्रसाद शर्मा, आपका रामप्रसाद शर्मा हो गया। आगे वाला दोस्तों जयनारायण व्यास हो गया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जयनारायण व्यास के संपादक है ना, जयनारायण व्यास के समाचार पत्र सबसे इंपॉर्टेंट है। जयनारायण व्यास के दोस्तों 4 क्या है समाचार पत्र है, वो आपको याद रखना है। कौन कौन से दोस्तों आपको याद रखना है, आगीबाण जो कहां से, ब्यावर से प्रकाशित होता था, पहला समाचार पत्र है। दूसरा आपको याद करना है अखंड भारत, जयनारायण व्यास के समाचार पत्रों की बात कर रहा हूं, अखंड भारत है, ये दोस्तों बंबई से प्रकाशित होता था, इस बात का आपको मालूम होना चाहिए। तीसरा है पीप, पीप समाचार पत्र जो एक अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था, ये दिल्ली से प्रकाशित होता था, जयनारायण व्यास का समाचार पत्र है। चौथा है आपको याद करना है तरुण राजस्थान, तरुण राजस्थान जो नवीन राजस्थान के नाम से पहले जाना जाता था, बाद में तरुण राजस्थान इसका नाम कर दिया गया। ठीक है, तो ये 4 समाचार पत्र है जयनारायण व्यास के, आपको मालूम रखना है। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों बहुत ही बेहतरीन लेवल का प्रश्न है। क्वेश्चन का लेवल देखिए आप है ना, इसी लेवल के क्वेश्चन दोस्तों आपकी एग्जाम में पूछ जाएंगे, इसलिए मैं बता रहा हूं टेस्ट सीरीज दोस्तों ज्वाइन कर लो। अगर आपको सिलेक्शन लेना ही है तो दोस्तों हमारी EORO की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके देखो, मजा आ जाएगा दोस्तों। आपको गारंटी दे रहा हूं, इतना आपको कुछ देखने के लिए मिलेगा जो आपने दोस्तों कभी सोचा नहीं होगा कि आरपीएससी किस लेवल तक के क्वेश्चन दोस्तों आपको पूछ सकती है। यहां पर देखिए दोस्तों निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के एकीकरण के दौरान गठित, राजस्थान के एकीकरण के दौरान गठित डॉक्टर शंकरराव देव समिति के दोस्तों सदस्यों में शामिल नहीं था। मतलब दोस्तों राजस्थान एकीकरण के समय एक समिति गठित की गई, डॉक्टर शंकर नारायण देव समिति। उसमें कौन कौन से सदस्य शामिल थे दोस्तों, प्रभुदयाल था, बिल्कुल था, अभय सिंह नहीं था, और RK सिद्धू था। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, 1 और 3 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तर नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों मैं बात करता हूं डॉक्टर शंकर देव राय समिति की दोस्तों, है ना, इस समिति की बात करता हूं। इसमें टोटल दोस्तों अध्यक्ष से 3 सदस्य थे। कौन कौन से थे, एक तो दोस्तों इसका अध्यक्ष था डॉक्टर शंकर राय, ठीक है, डॉक्टर शंकर देव राय, ये तो दोस्तों इसका क्या था, अध्यक्ष था, ये इसका अध्यक्ष था। इसके 2 सदस्य कौन थे, प्रभुदयाल थे और RK सिद्धू थे। ये टोटल इसमें 3 सदस्य हो गए। ठीक है, इस समिति का गठन क्यों किया गया था, ये बड़े इंपॉर्टेंट बात है। तो दोस्तों राजस्थान एकीकरण के समय भरतपुर और जो धौलपुर रियासत थी, भरतपुर और जो धौलपुर रियासत थी, इनकी जनता की राय जानने के लिए दोस्तों कि ये उत्तर प्रदेश में मिलना चाहती है या फिर राजस्थान में मिलना चाहती है, इनकी राय जानने के लिए दोस्तों इस समिति का गठन किया गया था, डॉक्टर शंकर राव देव समिति का गठन। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दोस्तों इसी समिति की सिफारिश पर दोस्तों, इसी डॉक्टर शंकर राव देव समिति की सिफारिश पर दोस्तों यहाँ पे नोट करना, 15 मई 1949 को दोस्तों राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण मत्स्य संघ का दोस्तों, मत्स्य संघ का विलय दोस्तों किसमें किया गया था, ग्रेटर राजस्थान में किया गया था। ग्रेटर राजस्थान का मतलब राजस्थान एकीकरण के चौथे चरण में दोस्तों वृहद राजस्थान में इसका विलय किया गया था। अगर आपको पूछ ले कि मत्स्य संघ का विलय 15 मई 1949 ईस्वी को दोस्तों किस समिति की सिफारिश पर दोस्तों ग्रेटर राजस्थान या वृहद राजस्थान या राजस्थान एकीकरण के चौथे चरण में किया गया था, तो इसी समिति की सिफारिश पर दोस्तों किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कब किया गया, 15 मई 1949 को। जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा दोस्तों आपको आंसर करना है। ठीक है, मुझे लगता है आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया। आगे देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कितना बेहतरीन लेवल का प्रश्न है दोस्तों। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन सा सुमिलित नहीं है। गुगोर का किला 12 में, बिल्कुल सही बात है। तिमनगढ़ का किला करौली में, ये बात भी बिल्कुल सही है। बारेश्वर महादेव का मंदिर उदयपुर में नहीं है, ये बात गलत होगी दोस्तों। बारेश्वर महादेव का मंदिर है आसपुर तहसील में, डूंगरपुर की दोस्तों, आसपुर तहसील में दोस्तों, डूंगरपुर की, भाई यहाँ पे आ जाएगा डूंगरपुर, डूंगरपुर की आसपुर तहसील में दोस्तों बारेश्वर महादेव का मंदिर स्थित है। बनेश्वर नहीं है, बनेश्वर अलग है भाई, बारेश्वर महादेव का मंदिर डूंगरपुर की आसपुर तहसील में। ठीक है, और सुनहरी कोठी तो सबको मालूम है, ये टोंक में। ठीक है, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 3 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बड़ा आसान सा प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा।
यहां पर देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, थोड़ा सा जूम कर देता हूं। देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, चंदूलाल मुकुंद मुन्नालाल किस चित्रकला शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे? मेवाड़, बीकानेर, अलवर या जयपुर? तो बीकानेर शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे। बीकानेर शैली के प्रसिद्ध चित्रकार के नाम दोस्तों रह गए हैं, और भी नाम है। कौन कौन से नाम है यहाँ पे नोट करना। रुकनुद्दीन, रुकनुद्दीन दोस्तों, रुकनुद्दीन दोस्तों बीकानेर शैली का प्रसिद्ध चित्रकार है। इसके अलावा अली राजा, अली रजा, अली रजा भी दोस्तों बीकानेर शैली का प्रसिद्ध चित्रकार है। इसके अलावा आसिर खां, आसिर खां ये भी बीकानेर चित्रकला शैली का चित्रकार है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे नोट करना जय किशन, जय किशन दोस्तों, ये नाम भी दोस्तों नोट कर लेना, आपके नोट्स में ऐड कर लेना। चंदूलाल, मुकुंद मुन्नालाल, रुकनुद्दीन, अली रजा, आसिर खां और जय किशन बीकानेर शैली के प्रसिद्ध चित्रकार हैं। ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों मैं बात करूं मेवाड़ शैली के कुछ प्रमुख चित्रकारों की जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे नोट करना मनोहर, मनोहर दोस्तों मेवाड़ चित्रकला शैली का प्रसिद्ध चित्रकार है। कमल चंद्र, जिसने दोस्तों श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ की रचना की थी आड़ में 1260 ईस्वी में कमल चंद्र ने। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे नोट करना साहिबदीन, बड़ा इंपॉर्टेंट दोस्तों चित्रकार है मेवाड़ चित्रकला शैली का साहिबदीन। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे नोट करना निसारदीन, निसारदीन। ठीक है। तो मेवाड़ चित्रकला शैली के प्रसिद्ध चित्रकार है। मैं बात करूं जयपुर चित्रकला शैली की, तो जयपुर चित्रकला शैली के बहुत सारे चित्रकार हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन कौन से यहाँ पे नोट करना। हीरानंद हो गया, हीरानंद, हीरानंद हो गया दोस्तों। मोहम्मद शाह हो गया, मोहम्मद, मोहम्मद शाह हो गया आपका जयपुर चित्रकला शैली का। एक हो गया साहिब राम, देखिए साहिबदीन है, और साहिबदीन तो दोस्तों आपकी मेवाड़ चित्रकला शैली का है, और साहिब राम आपकी जयपुर चित्रकला शैली का, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों गोपाल हो गया, गोपाल हो गया दोस्तों, उदय हो गया, हुक्मा हो गया, हुक्मा यहाँ पे नोट करना, मैं हुक्मा की बात कर रहा हूँ, हुक्मा, हुक्मा हो गया। इसके अलावा दोस्तों सालिग्राम, सालिग्राम दोस्तों, सालिग्राम भी दोस्तों जयपुर चित्रकला शैली का प्रसिद्ध चित्रकार है। और दोस्तों रामजी दास, रामजी दास, ये सभी जयपुर चित्रकला शैली के प्रसिद्ध चित्रकार है। अलवर की दोस्तों मैं बात करूं तो अलवर चित्रकला शैली में आपको 3 चित्रकारों के नाम याद रखना है। एक तो है मूलचंद, मूलचंद, और एक है दोस्तों उदयराम, जिन्होंने हाथी दांत पर सूक्ष्म चित्रांकन किए हैं दोस्तों। अलवर शैली के प्रसिद्ध चित्रकार है मूलचंद और उदय सिंह। ठीक है, सॉरी उदयराम, उदयराम है दोस्तों, उदयराम। ठीक है, मूलचंद और उदयराम। इसके अलावा देखिए दोस्तों आपको एक चित्रकार का और नाम याद रखना है, बलराम, बलराम दोस्तों गुलाम अली, गुलाम अली। काफी जगह आपको बलदेव गुलाम अली भी देखने के लिए मिलेगा, या बलराम गुलाम अली भी आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो मुझे लगता है आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया। हमारी दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर नंबर दोस्तों, उत्तर नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों बड़ा आसान सा प्रश्न है, बोली जिसमें भक्ति संत सहजोबाई तथा दयाबाई की प्रसिद्ध रचनाएं प्राप्त होती हैं। देखिए दोस्तों अगर आपको यह मालूम है कि सहजोबाई और दयाबाई का संबंध किस संप्रदाय से है, तो आप इस क्वेश्चन को सही कर सकते हो भाई। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप आसानी से सही कर सकते हो। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मेवाती। मेवाती बोली में दोस्तों इनकी दोस्तों जो रचनाएं वो दोस्तों लिखी गई हैं। कैसे, देखिए सहजोबाई और दयाबाई का संबंध दोस्तों चरणदासी संप्रदाय से है। कौन से संप्रदाय से, चरणदासी संप्रदाय से। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, चरणदासी संप्रदाय से दोस्तों इनका क्या है भाई, संबंध है। और चरणदासी संप्रदाय से तो संत चरणदास का जन्म कहाँ हुआ था, तो डेहरा गांव में हुआ था। डेहरा गांव अलवर में दोस्तों इनका जन्म हुआ था, और अलवर में दोस्तों मेवाती बोली बोली जाती है। इस बात का आपको मालूम होना चाहिए। उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट होगा। इसलिए दोस्तों मैं आपको बोलता हूं, आप दोस्तों फैक्ट क्लियर होना चाहिए। फैक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चन को आराम से कर दोगे। ठीक है, चरणदासी संप्रदाय की कुछ इंपोर्टेंट डिटेल की दोस्तों मैं बात करूं तो चरणदासी संप्रदाय का प्रमुख पीठ कहाँ है चरणदासी संप्रदाय की, तो दिल्ली में दोस्तों इसकी प्रमुख पीठ पड़ती है। कहाँ पर, दिल्ली में इसकी प्रमुख पीठ है। जन्म कहाँ हुआ था संत चरणदास का, तो डेहरा अलवर में दोस्तों चरणदास का जन्म हुआ था। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि संत चरणदास का संबंध राजस्थान के किस जिले से, तो अलवर जिले से दोस्तों इसका संबंध है। मेव जाति के लोग दोस्तों चरणदासी संप्रदाय के क्या होते हैं, अनुयायी होते हैं। इस बात का ध्यान होना चाहिए आपको। ठीक है, अलवर भरतपुर के लोग। इसके अलावा देखिए दोस्तों अगर मैं बात करूं, संत चरणदास ने दोस्तों, संत चरणदास ने दोस्तों नादिर शाह के आक्रमण की, नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। आक्रमण के
भविष्यवाणी की थी। नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी दोस्तों किसने की थी? तो संत चरणदास ने दोस्तों की थी। और इसकी प्रमुख रचनाएं दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट है। संत चरणदास की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? संत चरणदास की प्रमुख रचनाएं दोस्तों कौन कौन सी है? बड़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों, याद रखना। देखिए दोस्तों इसकी 3-4 रचनाएं बड़ी इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। एक तो है नासकेत लीला, नासकेत लीला। इसके अलावा दोस्तों भक्ति पदार्थ, एग्जाम में पूछी गई है दोस्तों, भक्ति पदार्थ है, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों इसकी और रचनाएं दोस्तों यहाँ पे नोट करना, धर्म जहाज, धर्म जहाज। और दोस्तों आपकी हो गई बर्मा ज्ञान सागर, बर्मा ज्ञान सागर दोस्तों, बर्मा ज्ञान सागर हो गई, भक्ति सागर हो गई, भक्ति सागर। ये सभी रचनाएं एग्जाम में पूछी गई है दोस्तों, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। बर्मा चरित्र हो गया, बर्मा चरित्र, इसी दोस्तों संत चरणदास की रचना है, ठीक है। ज्ञान सौरोदय, ज्ञान सौरोदय भी है, सौरोदय, ठीक है, ये भी इसी की रचना है। तो ये रचनाएं दोस्तों ध्यान रखना किस भाषा में लिखी गई है? मेवाती भाषा में, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा दोस्तों आपको आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर देखिए तो क्या बोल रहा है, कौन सा घन वाद्य है? घन वाद्य दोस्तों देखिए टंकोरा है, उत्तर नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बड़ा आसान सा प्रश्न है। टंकोरा, लेजिम, गुरालियो, चींपिया, एक वाद्य यंत्र होता है चींपिया, ये भी एक घन वाद्य यंत्र होता है। तो कागरच एक होता है, कागरच, कागरच है ना। लेजिम, अभी मैंने आपको बताया ना, लेजिम, रमजोड़, रमजोड़ है ना। ये सभी दोस्तों क्या है दोस्तों? खड़ताल, रमजोड़ है ना, गुरालियो, 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 ये सभी दोस्तों घन वाद्य यंत्र। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, उत्तर नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन बवाई नर्तक था? दयाराम, मोहनलाल, रामलाल, मिश्रीलाल। तो दयाराम का संबंध दोस्तों भवाई लोकनाट्य से रहा है, इस बात का ध्यान रखना। भवाई लोकनाट्य उदयपुर का प्रसिद्ध है, मुख्यतः कहाँ का प्रसिद्ध है? उदयपुर का प्रसिद्ध है भवाई लोकनाट्य। जो सिर पर दोस्तों गड़े रखकर दोस्तों नाचते हैं ना, उसको भवाई लोकनाट्य कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों अगर आपको पूछ ले दोस्तों, जसमा ओडन एक नाटक का नाम है, जसमा ओडन किस लोकनाट्य से संबंधित है? तो भवाई लोकनाट्य से संबंधित है जसमा ओडन नाटक है। और एक किसका है? शांता गांधी का है। शांता गांधी द्वारा रचित दसवां ओडन नाटक का संबंध किस लोकनाट्य से है? तो भवाई लोकनाट्य से। इस बात का दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए। इसके अन्य कलाकार कौन कौन है? तो रूप सिंह शेखावत है, भवाई लोकनाट्य का प्रसिद्ध कलाकार है रूप सिंह शेखावत है, नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों सांगीलाल सांगड़िया, सांगीलाल सांगड़िया का संबंध भी दोस्तों भवाई लोकनाट्य से भाई, ठीक है। ये सब बातें दोस्तों पूरी ध्यान रखना। आगे देखिए दोस्तों बहुत ही गजब का प्रश्न बता रहा हूं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा विवाह से संबंधित दोस्तों नहीं है? सामेला, सातरवाड़ा, बान दोस्तों मुगदना। अरे सातरवाड़ा किसे कहते हैं आपको मालूम है? उत्तर नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सातरवाड़ा कहते हैं दोस्तों अंत्येष्टि क्रिया के बाद, ये मृत्यु से संबंधित है दोस्तों। अंत्येष्टि जो अंत्येष्टि क्रिया होती है ना, मृत्यु के बाद है। अंत्येष्टि क्रिया के बाद दोस्तों यहाँ पे नोट करना है, क्रिया के बाद दोस्तों, क्रिया के बाद मृतक के घर जाकर, मृतक के घर जाकर दोस्तों है ना सांत्वना देना, सांत्वना देना दोस्तों सातरवाड़ा कहलाता है, ठीक है। मुगदना किसे कहते हैं? विवाह में दोस्तों जो लकड़ियां दोस्तों काम में ली जाती हैं उनको दोस्तों मुगदना कहते हैं विवाह में। बाण आपको मालूम है, बाण निकालते हैं। सामेला क्या होता है? सामेला बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब वर दोस्तों वधु के घर पर पहुंचता है, जब वर वधु के घर पर दोस्तों पहुंचता है तो वधु के पिता द्वारा बारात का स्वागत करना सामेला कहलाता है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर से आपको बता रहा हूं, अगर दोस्तों आप ईओ और आरओ भर्ती परीक्षा की दोस्तों रियल में तैयारी करते हो, मेरा मतलब दोस्तों अगर आप सिलेक्शन लेना ही चाहते हो तो टोटल 21 ऑनलाइन हमारी टेस्ट सीरीज है। रामबाण ब्रह्मास्त्र कंटेंट है, फैक्ट आधारित दोस्तों ये टेस्ट सीरीज है ना। अभी बता रहा हूं दोस्तों ज्वाइन कर लो, ओनली 317 रुपये आपके लगेंगे। अगर आप रुपए की तरफ देखोगे तो फिर से बता रहा हूं एक बड़ा चांस दोस्तों आप खो दोगे। एक ब्रह्मास्त्र यूनिक कंटेंट दोस्तों इसमें देखने के लिए मिलेगा। डेमो हमारा फ्री है। एप्लीकेशन का जो लिंक है वीडियो के दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर दोस्तों डाउनलोड करके देखना। एक बार दोस्तों मेरे कहने से देखना, इतना लेटेस्ट कंटेंट दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा ना। 80 से 90% कंटेंट हूबहू आपकी एग्जाम में पूछेगा, गारंटी दे रहा हूं आपको। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।